तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईपी रांची। सीआईपी रांची में जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, ठीक है, सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची काके मेंटल हॉस्पिटल में, चाहे आप वार्ड अटेंडेंट के लिए अप्लाई किए हों, चाहे आप मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क के लिए, चाहे आप लाइब्रेरियन के लिए या फिर नीडल वुमेन के लिए, ठीक है, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सभी के लिए 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो आइए देखते हैं, वह हम लोग कोशिश करते हैं। और 50 क्वेश्चन रहेंगे, समय आपको मिलेगा 1 घंटा, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा 1 घंटा, यहाँ पे हम लोग जल्द ही कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा वीडियो का भाग 11 होगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल मापन सबसे पहले किसने किया था, यानी कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था। तो दोस्तों, रोमर एक वैज्ञानिक हुए जो कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपके सामने कॉपी किताब है तो मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट है यार, नोट करते जाएं, क्योंकि लिखने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी हमें याद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कैरिनोग्राफ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों, अक्सर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कोरोना के भाग जो होता है, मतलब सूर्य का वह भाग जो ग्रहण लगा हुआ है उसको कोरोना बोलते हैं, और उसी को देखने के लिए और उसका फोटो खींचने के लिए किया जाता है कैरिनोग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसका सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। देखिए, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, इसका सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक है। हमारे झंडे में 4 रंग हैं। लाल, सबसे पहले लाल नहीं, उसको केसरिया बोलेंगे, केसरिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा रंग है, तो हमारा है सफ़ेद, और नीचे में है हरा, और जो तिलियाँ बनी गई हैं वह नीले कलर की बनी गई, तिली सब, जिसमें टोटल इस तरह से 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, टोटल 50 क्वेश्चन है, और जीके और साइंस दोनों मिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु जो सबसे पहली भाषा विकसित किए गए थे उसका नाम था फॉरट्रैन। क्या नाम था, फॉरट्रैन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का यानी कि क्लॉट नहीं होता है, यानी कि हमारे बॉडी में ऐसा क्या है कि खून नहीं जमता है, ठीक है। क्योंकि बाहर अगर आप ब्लड को रख देंगे ना, तो 15 मिनट के अंदर आपका खून जम जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्यों, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है कि नहीं जमता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर हिपेरिन पाया जाता है, ठीक है। हिपेरिन के कारण नहीं जम पाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन। और बाहर आने के बाद खून जम जाता है, वह होता है फाइब्रोनोजन के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है 6 नंबर, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था, यानी कि ऐसा सैटेलाइट कौन सा था जो चंद्रमा पर गया था, ठीक है, मनुष्य सहित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 2, ठीक है। और हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वहीं से बोला था, इंदिरा गांधी ने पूछा था कि हमारा भारत कैसा दिखता है जी, तब बोले थे राकेश रोशन जी ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता हूँ यार, सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और हमारे भारत से गए थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को इंदिरा गांधी ने जब पूछा कि हमारा भारत कैसा दिखता है, तब बोले सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक एरिया है, उसको बोलते हैं क्वीन मैरीलैंड। क्वीन मैरीलैंड, क्वीन मतलब रानी, मैरी मतलब मेरा, ठीक है, क्वीन मैरीलैंड, और भारत का है। और यहाँ पे गंगोत्री और मैत्री, ये 2 संस्थाएं हैं जो कि रिसर्च सेंटर है एक तरह से, वहाँ पे भारत के लिए काम करती हैं। और इसमें मुख्य रूप से DRDO, इसरो के व्यक्ति यहाँ पे जाते हैं। 8 नंबर है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ये पूछा गया है। तो रेटिना के आगे में बनता है, ठीक है। हमारी आँख की जो ये रेटिना है मान लीजिए, तो प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बन जाता है। और
निकट दृष्टि दोष में ये बन गया, दूर दृष्टि दोष में पीछे बन जाता है, ठीक है। और जिसका सही है उसका यहीं पे बनता है, यहीं पे इसी पॉइंट में। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, कहाँ पे होता है किसी वस्तु का भार अधिकतम? 4 ऑप्शन में है। देखिए, निर्वात में किसी भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे वैक्यूम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 18 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण से झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। और एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी कक्षा तल के साथ कितने डिग्री से कोण से झुकी हुई है, तो वहाँ पे 66.5 डिग्री कोण से झुकी हुई है। 11 नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, ठीक है, किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो देखिए, गोदावरी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, या बूढ़ी गंगा भी कही जाती है, वृद्ध गंगा, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है, ठीक है। तो द्रविड़ शैली दोस्तों दक्षिण भारत में अपनाया जाता है, और यहाँ पे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है सबसे फेमस है इस द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हमारे उत्तर भारत में नागर शैली चलता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ठीक है। चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार। आगे बढ़ते हैं, और अभी दिनार चलता है कहाँ पे? कुवैत में चलता है दिनार, कुवैती दिनार ना। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंधन मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन ने, ठीक है। ऐसा किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि शून्य बजट, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? यानी कि शून्य आधारित अगर बोल दिए कि हम लोग शून्य आधारित बजट इस समय पेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया गया है और उसको पेश किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव यानी कि जब हमारा इन्फ्लेशन होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है? दोस्तों, ऐसे स्थिति में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वह निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। यानी कि सिंपली बोले तो जो व्यक्ति नौकरी करता है उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पैसा का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। और जो कभी ज़्यादा कभी कम कमाते हैं उनके लिए तो क्या, उनके लिए तो सभी स्थिति समान ही रहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों की रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो इनका नाम हो जाएगा गुरनर मेडल, ठीक है, गुरनार मेडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें पूछा गया है शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था? तो शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद जो थी उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, और इसका जो हेड होता था उसको हम लोग पेशवा के नाम से जाना जाते थे, ठीक है। पेशवा, बाजीराव पेशवा आपने नाम सुना होगा, तात्या टोपे, इन सब का नाम सुना होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि कैपिटल मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए, कैपिटल मार्केटिंग का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, ये भी होता है, मुद्रा बाजार भी होता है, और म्यूचुअल फंड भी होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया है। देखिए, पालक में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि पालक में आयरन भरपूर होता है, यानी कि लोहा भरपूर होता है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बाकी पनीर, मछली और मक्खन, इन तीनों में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार यानी कि वीटो का उपयोग किस में करती हैं? तो वीटो का पावर का उपयोग करती हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक है। और इनके 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद आपका आ जाता है
अमेरिका और रूस। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है एक वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, एक वाणिज्य उपयोग यानी कि एक कॉमर्शियल कोई वर्क होता है, उसके लिए जानकारी तैयार किया जाता है, उसी को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। और ये अधिकतर प्राइवेट कंपनियों में देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 23 नंबर में कि स्वर्ण मंदिर, एक मिनट, हाँ, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे। तो दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जब बन रहा था, ठीक है, तो इसके लिए जो भूमि उपलब्ध कराई थी यह एक मुस्लिम शासक थे ना। तो इसका नाम था अकबर, अकबर द ग्रेट। इसीलिए नहीं बोला जाता है। देखिए, अपने धर्म के विरुद्ध भी ये भूमि उपलब्ध करवा दिए थे। ठीक है, और यह अपने ही समुदाय के व्यक्तियों के साथ, मतलब कि आप मान लीजिए ना कि यार आप हिंदू है चाहे मुस्लिम है, और आप हिंदू है तो मुस्लिम धर्म के लिए कभी मस्जिद जाके देखिए आप ही के लोग आपको बुराई कहेंगे। और अगर आप मुस्लिम है तो कभी मंदिर जाके देखिए, सच में आपके मुस्लिम में हैं तो मुस्लिम ही लोग बुला बोलेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की झेलते हुए अकबर ने ये सारा काम किया, इसीलिए अकबर को महान बोला जाता है। ठीक है, आदमी महान इस यूं ही नहीं बोल देता है किसी को। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वह उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, ओनली ऑन लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल। और लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 552। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है खेल खो खो में कितने क्रॉस लाइन होते हैं। तो दोस्तों, खो खो खेल में आपके कितने क्रॉस लाइन होते हैं, 8 क्रॉस लाइन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो इसका स्थित है कवालूर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 27 नंबर में पूछा गया है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने थे। सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू बने थे। सुभाष चंद्र बोस भी एक ही बार बने थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इंदिरा पॉइंट सुनामी में 2005 में डूब गया था। और ये कहाँ पे स्थित है, बृहद निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार में है। एक बड़ा निकोबार द्वीप है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक छोटा निकोबार है, एक बड़ा निकोबार है। ठीक है, तो निकोबार में यह स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है। देखिए, इसको बोला जाता है प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, प्रधान देशांतर रेखा, इंग्लिश में ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। और यह आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पे है, इंग्लैंड देश में है। अक्सर पूछा जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम किस देश में है, इंग्लैंड में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का, दिल्ली, वहाँ पे मैक्सिमम आपके हो सकते हैं 34। ठीक है, मैक्सिमम आपके 34 होते हैं जज। और मिनिमम कितने जज होने चाहिए तभी कोई फैसला लिया जा सकता है। तो इसमें कम से कम आपके जो हैं 5 जज होने ही चाहिए, तभी जाके कोई फैसला लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तियों को कर यानी कि टैक्स राहत की दृष्टि से निम्न में कौन सा अन्य तीनों से भिन्न है। तो कर राहत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे भिन्न है आपका सार्वजनिक भविष्य निधि। ठीक है, और बाकी ये तीनों योजनाएं यानी कि एक तरह से पत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है पारसेक। पारसेक जो है किसकी इकाई है। देखिए, साइंस का क्वेश्चन है और फिजिक्स का है। तो पारसेक जो है आपका समय का मात्रक है। ठीक है, पारसेक सॉरी यार, पारसेक जो है दूरी की मात्रक है। दूरी की मात्रक होता है पारसेक। ठीक है, माय मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लार की प्रवृत्ति क्या होती है। यानी कि जो हमारे मुंह में लार पाया जाता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है।
ठीक है, ये पूछा गया है। तो हमारे जो मुंह का लार होता है वह अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और बोला जाता है जब मुंह का लार 5.5 से नीचे हो जाए तो हमारे दांतों में सड़ने लगते हैं या फिर कैविटी लगने लगते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो है ब्राह्मणों के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। और इंद्र जो है वर्षा वगैरह का काम इनको सौंपा गया है, ऐसा माना जाता है हिंदू में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। इसमें पूछा गया है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इनकी जो स्थापना की थी वे किए थे सचिंद्र सैन्याल ने। सचिंद्र सैन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मतलब कि कितनी थी जब संविधान बन रहा था तो प्रारूप समिति बनाया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष हमारे वही भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या रखी गई थी, यार गाड़ी उड़ी आता है तो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है, 7 मेंबर थे अध्यक्ष सहित, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को मिला के। आगे देखते हैं क्वेश्चन है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जब भी आपके गांव में या फिर जहां भी रहते हैं जिस गांव में, वहां पे जो पंचायत चुनाव होता है तो वे किनका निर्णय से होता है? किनके निर्णय से होता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये निर्णय राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर। इसमें पूछा गया है कि फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस और डिमोस का नाम सुने हैं ना, बस वही है फोबोस। ठीक है, फोबोस जो है आपका किस ग्रह का उपग्रह है, यानी कि किस ग्रह का एक चंद्रमा है। इस तरह भी आप लोग बोल सकते हैं समझने के लिए। तो दोस्तों मंगल ग्रह का है फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के एक ही उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन है उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अगर आपने उरी मूवी देखा होगा तो इसका आंसर कर दिए होंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, बहुत अच्छा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखे होंगे मूवी में, उसमें दिखाया गया है जम्मू कश्मीर से होकर कैसा रास्ता बनाता है और कैसा चला जाता है। चलिए जो भी है, लड़ाई की बात नहीं सोचना है हमें। 40 नंबर है भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे कौन से थे? उनका नाम पूछा गया है। तो देखिए उनमें 2 व्यक्ति प्रमुख थे। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष। और दूसरे थे पी मेनन। ठीक है, पी मेनन जी। ठीक है, और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं ने दिया था। क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले नाम था उनका वल्लभ भाई पटेल, सरदार बाद में उपाधि दी गई थी वारदोली की महिलाओं द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम आयोग के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जस्टिस एस.के. धर। ठीक है, जस्टिस एस.के. धर। और इसके तहत भारत का प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वह था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। क्वेश्चन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे बोला था कि यह संविधान की आत्मा है, या फिर आत्मा के साथ साथ हृदय भी है संविधान का? तो किसको बोला था? देखिए बोला था संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, इसको बोला था संविधान की आत्मा या फिर हृदय। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की कोई भी उम्र नहीं होती है अवकाश प्राप्त करने की। जनरली 5 साल में रिटायर्ड कर जाते हैं, लेकिन वैसे कोई उम्र नहीं रखा गया है संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? मतलब कि राष्ट्रपति के पास लेके जाइए तो वह साइन करेगा ही करेगा, उसका और कोई चारा नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, उन्हें पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति चाहकर भी अगर बोले ना कि हम इसमें साइन नहीं करेंगे, नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, आप राष्ट्रपति बने हैं तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब भी आपका धन विधेयक पारित होता है, मनी बिल, ठीक है, तो उसको साइन करना ही पड़ता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा द्वारा किया जाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो किसकी अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, ठीक है, और वे उसके अध्यक्ष होते हैं लेकिन उसके मेंबर नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है एपिग्राफी किसका अध्ययन है? जो एपिग्राफी है यह किसका अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें एपिग्राफी में हम लोग विशेष रूप से शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों का अध्ययन। आप लोग इसको नहीं मार दीजिएगा, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन केवल इसी चक्कर में गलत हो जाते हैं कि आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा और ऑप्शन को भी ठीक से नहीं पढ़ा और अनजाने मार दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा गया है कि किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया था? तो किस ऋग्वेद संहिता, यानी कि सोच लीजिए ना कि किस ऋग्वेद का एक मोटा सा ग्रंथ है, उसके किस चैप्टर में पहली बार आपका शूद्र जो है एक जाति का टाइप होता है, समुदाय का, वर्ग का, तो वह किस में परिचित कराया था? तो सबसे पहले आपको 10वीं चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद एक क्या है? वेद है, 4 वेद होते हैं, उसमें से एक वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन है घटिका क्या है? तो देखिए घटिका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। देखिए उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को, जितने भी इंस्टीट्यूट होते थे प्राचीन काल में उच्च शिक्षा वाले, जैसे कि अभी हम लोग पीजी बोलते हैं, ठीक है, एमए बोलते हैं, ये सभी उच्च शिक्षा हो गए। बीएड या फिर हम लोग पीएचडी बोलते हैं, एमफिल बोलते हैं, तो ये उच्च शिक्षा हो गए। उस जमाने में इसी तरह के उच्च शिक्षा संस्थानों को बोला जाता था, ठीक है, घटिक। क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की जो खोज की थी उनका नाम है हिप्पालास, ठीक है, हिप्पालस। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लग जाता है? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा को पूरा करने में एक संयुक्त मास, यानी कि समझ लीजिए कि 1 महीना का समय लग जाता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें हमने आपके साइंस, कंप्यूटर साइंस, साथ ही आपके जो है जीके के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को भी लाएंगे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर वीडियो बनाने का वो जो हमारा होता है मन नहीं करता है यार। क्योंकि देखिए हम आपसे पैसा तो लेते नहीं, कुछ केवल व्यूज़ आता है और उसी से खुश हो जाते हैं, वीडियो बना देते हैं। थैंक यू। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड मेहनत कीजिए। हम जितना यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इसका 20% ही मेहनत हो रहा है, 80% मेहनत आपका घर से होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ऑनलाइन 20% ही मदद कर सकता है, ठीक है, आपको 80% सेल्फ स्टडी ही करना होता है। तो हमें चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं, क्या बताएं। थैंक यू।